सुप्रभात। मेरा आज का यह वीडियो 12वीं कक्षा के हिंदी इलेक्टिव के विद्यार्थियों के लिए है। अंतरा भाग 2 के पाठ के रूप में उन्हें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता सरोज स्मृति पढ़ना है। तो इसी पाठ पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सरोज स्मृति कविता को पढ़ाने से पहले उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि सरोज स्मृति कविता आखिर है क्या। सरोज स्मृति कविता एक शोक काव्य है जिसे निराला ने अपनी नवयुवती पुत्री सरोज की मृत्यु के उपरांत लिखा था। उनकी पुत्री 18 वर्षीय रहती है, जिनके विवाह के पश्चात उसका देहांत हो जाता है। सरोज का लालन पालन उनके नाना ने ही किया था और उनकी माता का बहुत पहले ही देहांत हो चुका था। तो अपनी पत्नी के देहांत के बाद निराला बहुत टूट चुके थे, लेकिन जब उनकी पुत्री सरोज की भी मृत्यु हो जाती है तब तो उनका जीवन एक दुख की कहानी बनकर रह जाता है। उन्होंने स्वयं इस कविता में लिखा भी है, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज ना कहे। तो इस कविता में निराला ने सरोज के विषय में ही लिखा है। उसको स्मृति उनको याद करते हुए ये कविता उन्होंने लिखा है। और यह कविता बेटी के दिवंगत होने पर पिता का विलाप है। और पिता के इस विलाप में कवि को कभी शकुंतला की याद आती है तो कभी उन्हें अपनी पत्नी की याद आती है जो अब दिवंगत हो चुकी है। साथ ही साथ जब बेटी विवाह के लिए तैयार होती है तो बेटी के रूप रंग में पत्नी का रूप रंग जो है वो निराला को दिखाई देता है, जिसका चित्रण इस कविता के माध्यम से कवि ने किया है। यही नहीं, इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, साथ ही साथ समाज के साथ उनका जो संबंध है और पुत्री के लिए बहुत कुछ कर पाने की इच्छा होते हुए भी कुछ न कर पाने का जो बोध है वो भी इस कविता के माध्यम से प्रकट हुआ है। इस कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष भी प्रकट हुआ है। हम सभी जानते हैं कि निराला का जीवन जो है वो संघर्षों से भरा हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में सुख बहुत कम ही देखा है और दुख ही उनके जीवन में ज़्यादातर आया है। तो वो कहते हैं, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज ना कही। जो कि अपनी पत्नी के मृत्यु के पश्चात जब उनके पुत्री की मृत्यु हो जाती है, सरोज की मृत्यु हो जाती है, तो वो बिल्कुल टूट जाते हैं। और एक शोक काव्य के रूप में सरोज स्मृति जो है हिंदी साहित्य की एक अक्षुण्ण कृति है। तो चलिए अब सरोज स्मृति कविता को पंक्ति दर पंक्ति हम पढ़ते हैं। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। तो यहाँ पे कवि उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब सरोज को विवाह के लिए तैयार किया जा रहा है और वो सरोज के विवाह के समय की जो स्मृतियां हैं उसे वो याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने एक नई पद्धति से विवाह होता हुआ देखा है। पूरी तरह से एक नई पद्धति, एक नया रूप उन्होंने विवाह का देखा था जब उसकी पुत्री के ऊपर शुभ कलश का जल जो है वो पड़ा था, अर्थात मांगलिक छींटे जो है वो छिड़के गए थे। तो विवाह की जो ये परंपरा होती है अक्सर माँ के द्वारा की जाती है। माँ जो है अपनी बेटी के ऊपर कलश का जल जो है वो छिड़कती हैं, लेकिन चूंकि उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी तो इस अवसर पर उन्हें अपनी दिवंगत पत्नी की याद आ जाती है। तो जब सरोज के ऊपर शुभ कलश का जल छिड़का गया था तो वो अपने पिता की ओर देखकर बहुत मंद हंसी
हंसती है और उसके होठों में ऐसा प्रतीत होता है जैसे बिजली फंसी हुई है और उसके अधरों में, उसके होठों पर स्पंदन है, उसके होठ कांप रहे हैं और एक मुस्कान की लहर है जो देखने से ऐसा प्रतीत हो रही है जैसे कि पूरी बिजली की तरह जो है वो दौड़ गई है। उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास अस्तब्ध बंध अंग अंग। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जब सरोज विवाह के लिए तैयार हो रही थी, सज रही थी, तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसके होठों पर धीमी धीमी मुस्कान थी और उसके हृदय में अपने पति की सुंदर छवि जो है वो फूल रही थी। उसका दाम्पत्य भाव मुखर हो रहा था और वो एक गहरी सांस लेकर मानो प्रसन्नता से खिल रही थी। ऐसा लगता था जैसे सरोज का एक एक अंग भविष्य के विश्वास की आशा में बंधकर निश्चल हो उठा है। नत नैनों से आलोक उतर, कापा अधरों पर थर थर थर, देखा मैंने वह मूर्ति धिति, मेरे बसंत की प्रथम गीति। और उस समय सरोज की जो आंखें थी वो नीचे झुकी हुई थी और नीचे झुके हुए नैनों से प्रकाश की रेखा जो है उतर कर उसके होठों पर थर थर कांपने लगा था। अर्थात वो तन और मन दोनों से ही बहुत अधिक प्रसन्न थी। निराला ने अर्थात सरोज के पिता ने पहली बार वह धैर्यवान मूर्ति देखी थी जो सरोज के रूप में वहां खड़ी थी। वह ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे निराला के युवा अवस्था में श्रृंगार के प्रथम स्फुरन अर्थात जो गीत वो लिखते थे एकदम उसके समान ही वो लग रही थी। और कवि जो है यहाँ पर अपने दुल्हन के रूप में अपने पुत्री को देखकर उन्हें साथ ही साथ अपने यौवन के दिन भी याद आते हैं जब उनका विवाह मनोहरा देवी के साथ हुआ था। तो वो कहते हैं कि जब पहली बार वो सरोज को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो उनके काव्य की पहली गीत जैसी वो उन्हें दिख रही है। तो ये इसका अगर भाव सौंदर्य देखें तो यहाँ पे कवि क्या कर रहे हैं, तो अपने दिवंगत पुत्री के विवाह के अवसर पे जो वैवाहिक संस्कार होते हैं उसको याद करके वो दुख की अनुभूति कर रहे हैं। साथ ही साथ श्रृंगार का यहाँ पर वर्णन किया गया है जो बहुत ही संयमित और मर्यादित रूप से वर्णन किया गया है। और कवि को अपने पुत्री को दुल्हन के रूप में देखकर उन्हें अपने विवाह की स्मृतियां भी ताजी हो जाती हैं। अब शिल्प सौंदर्य की बात करें तो यहाँ पे तत्सम शब्दावली युक्त सरल सहज भाषा का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर खड़ी बोली हिंदी का बहुत ही साहसिक प्रयोग है। थर थर थर, अंग अंग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्या होता है कि जब एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है और उसका अर्थ एक ही होता है तब वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति, तो यहाँ हम क्या देखें, थर थर थर, ये थर थर शब्द की यहाँ 3 बार आवृत्ति हुई है, मतलब 3 बार दोहराया गया है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक इसी तरह अंग अंग में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। नत नयनों से, नत नयनों से में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार किसे कहेंगे, जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। यहाँ ध्यान देना है, जब एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है
तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। लेकिन जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तब वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो नत नैनो से में 9 वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और ये काव्य जो है छंद मुक्त रचना है और इसमें संगीतात्मकता भी विद्यमान है। छंद मुक्त रचना लिखने का सबसे पहला श्रेय जो है वो निराला को ही जाता है और सरोज स्मृति जो है वो छंद मुक्त रचना है और इसमें गैता का गुण भी है। अब देखिए आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। तो यहाँ पे कवि अपनी बेटी के विवाह का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मैंने उसमें उस श्रृंगार को देखा है जो निराकार अर्थात आकार रहित होकर भी मेरी कविता में रस की उमड़ती हुई धारा के समान प्रस्फुटित हो उठा है और उसमें संगीत मुखर हो रहा है। और वह संगीत जिसको कवि ने अपनी पत्नी के साथ गाया था, तो उन्हें अपनी पुत्री को देखकर अपनी पत्नी का विवाह याद आता है और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ जो गीत गाया था उस गीत के भी उन्हें याद आते हैं और वह संगीत उनके प्राणों में, उनके हृदय में आनंद का संचार करता है। और वही श्रृंगार भावना जो है वो आज सरोज के रूप में साकार हो गई है। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदलकर बना वही, हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं ना आमंत्रण। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि उस दिन आकाश में अपने उधर्व में रहने के स्वभाव को त्याग कर नीचे आकर पृथ्वी के साथ एकाकार हो गया था। अर्थात इसका मतलब यह है कि पूरी की पूरी प्रकृति भी दाम्पत्य भाव से ओतप्रोत थी और उनको उनकी पत्नी की याद आती है। उनकी पत्नी को वो आकाश के समान संबोधित कर रहे हैं और अपनी पुत्री को पृथ्वी के समान, क्योंकि उनकी पत्नी दिवंगत हो चुकी थी इसलिए वो उनकी कल्पना में है, लेकिन सरोज जो है वो यथार्थ है और वो यथार्थ में इसी धरातल पर है, इसलिए वो उसे पृथ्वी से संबोधित कर रहे हैं। आकाश बदलकर बना मही का यही तात्पर्य है। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं ना आमंत्रण, था भेजा गया विवाह राग, भर रहा ना निसी दिवस जाग, प्रिय मौन एक संगीत भरा, नौ जीवन के स्वर पर उतरा। तो इसी तरह से सरोज दुल्हन बनती है, उसके बाद उसका विवाह हो जाता है। लेकिन सरोज का जो विवाह होता है वो अन्य विवाह से बिल्कुल ही अलग था। उसके विवाह में कोई भी आत्मीय जन उपस्थित नहीं थे, ना ही कोई परिवार के लोग थे, ना ही कोई समाज के लोग वहां थे, ना ही किसी को आमंत्रण भेजा गया था और ना ही उसके विवाह के अवसर पर किसी ने विवाह राग गाया था और ना रात भर जाग कर पूरा घर उस विवाह को देखा था। मतलब विवाह संबंधी कोई भी क्रियाकलाप उसके विवाह में नहीं हुआ था। इसका कारण ये है कि निराला स्वयं एक विद्रोही स्वभाव के थे और एक तरह से देखा जाए तो समाज से जैसे उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया था। उसकी पुत्री का विवाह कराने के लिए समाज का कोई भी पंडित तैयार नहीं था, इसलिए निराला स्वयं पंडित बनकर वो अपनी पुत्री का विवाह करवाते हैं और उसके विवाह पर कोई भी वहां पे उपस्थित नहीं था। तो इस प्रकार विवाह के अवसर पर कन्या के घर में रात दिन जाग कर जो राग रंग अवसर विवाह गीत रात्रि जागरण चला करता था वह सब यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। उस समय कवि पुत्री सरोज के नव जीवन के स्तरों पर एक प्रकार का मुक्त संगीत जो है वो अवतरित हो रहा था, जिससे वह आनंदित हो रही थी।
तो इसके भाव सौंदर्य की बात करें तो यहाँ पर कवि जो है अपने पुत्री के आडंबर रहित और अत्यंत ही सादगीपूर्ण विवाह का वर्णन किया है। साथ ही साथ विवाह के अवसर पर आकाश और धरती दोनों को एक साथ दिखाने के कारण यहाँ पर छायावादी शैली के भी दर्शन होते हैं। अब इसके शिल्प सौंदर्य की बात करें तो यह इसमें तत्सम शब्दावली युक्त साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। राग रंग रति रूप में अनुप्रास अलंकार है। मैंने पहले ही बताया था, इसमें र वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। निसी दिवस एक समासिक पद है और यह रचना जो है मुक्त छंद में लिखी गई है। माधुर्य गुण यहाँ पे उपस्थित है। पारंपरिक वैवाहिक रीति की अपेक्षा एक अन्य रीति से यहाँ सरोज का विवाह हुआ है, जहाँ समाज की उपेक्षा और कवि की अभावग्रस्तता का जो है यहाँ बोध होता है। तो ये अभी कविता पूरी नहीं हुई है, इसका दूसरे भाग में मैं इस कविता के बाकी अंशों को लेकर आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।